सवाल ये है कि हम ओम्स लॉ डिफाइन कब कर सकते हैं। हम ओम्स लॉ तभी डिफाइन कर सकते हैं जब इसमें इस चालक का जो टेम्परेचर है वो स्थिर रहेगा और साथ ही साथ जितनी भी फिजिकल अवस्थाएं हैं, चाहे इस पर लगने वाला प्रेशर है, एयर है, मॉइस्चर है, जो कुछ भी है, हम सबको क्या मान लेते हैं, सब कांस्टेंट है। सब क्या है, सब अगर कांस्टेंट है तब जाके ओम्स का नियम लागू होता है। और क्या बोला जाता है कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल V है और करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, करंट जा रहा है कितना, I, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में बोला गया है कि जो V होगा वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप V का मान बढ़ाएंगे I का मान भी क्या होगा, उसके अनुपात में बढ़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 के 5 बनना, एक रेशियो में बढ़ना चाहिए, बराबर नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, V प्रोपोर्शनल I, मतलब जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा I का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही था आपका ओम्स का नियम। अब इसमें क्या होता है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इसको हम हटाएंगे। क्या करेंगे, हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम कोई भी एक कांस्टेंट बैठाते हैं। इससे पहले आप जितना भी किए थे, आप कहीं K बैठा दिए, कहीं P बैठा दिए। हम यहाँ पर जो कांस्टेंट बैठाएंगे इसका एक स्पेशल नाम होगा, स्पेशल नाम देंगे हम। तो वो क्या बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है वो करंट से कैसा है, सीधा समानुपाती है। जब हम इस साइन को हटाएंगे हमें कोई कांस्टेंट यूज करेंगे और उस कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस करते हैं। क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे V बराबर R और क्या हो गया I, और इस R को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। क्या नाम दिया इसका, हम लोग इसका नाम दे दिया रेजिस्टेंस। और हिंदी में क्या करते हैं हम लोग, प्रतिरोध करते हैं। इसका सिंपल से मतलब है, रोध का मतलब क्या होता है, बाधा उत्पन्न करना। जो हर बार बाधा उत्पन्न करे प्रतिरोध करते हैं। समझ में, चलिए। तो ये जो नियम बन के आया ना, V इक्वल्स टू, इसको लिखो IR, ये सिंपल लिखो, अच्छा दिखता है ना, V इक्वल्स टू IR, यही हमारा ओम्स का नियम का फॉर्मूला है, ओम्स का नियम का फॉर्मूला है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन कैसे करें, ओम्स का नियम का डिफाइन क्या है, तो बोलिएगा स्थिर तापक्रम पर, स्थिर तापक्रम और जितने सारे भौतिक अवस्थाएं हैं और उसको हम स्थिर मान ले, क्या मान ले, स्थिर मान ले, तो जो पोटेंशियल होगा, विभवांतर होगा, वो धारा का सीधा समानुपाती होगा। जो विभवांतर है ना, जो धारा है, सॉरी जो पोटेंशियल है, फिर जिसको हम लोग विभवांतर कहते हैं, वो धारा के कैसा है, सीधा समानुपाती है। कब, जब तापमान स्थिर है तब। इसमें शर्त क्या है, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब ये इसको हम लोग नहीं लेंगे। तापमान तो रहेगा, थोड़ा तापमान से उड़ जाएगा। तो मान लो किसी रूम में ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हो, तो तापमान नहीं रहेगा, तापमान रहेगा, लेंगे नहीं तुमको हम, उसका हम प्रभाव को काउंट नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तुम हो पर तुम हो नहीं, ये वाला फीलिंग आना चाहिए, वाला फीलिंग आना चाहिए। समझ में आपको। तो ये हो गया V इक्वल टू IR, इसी को बोलते हैं ओम्स नियम, और यही फॉर्मूला है हमारा ओम्स का फॉर्मूला का है। यहाँ से हमको और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ से ना देखो इस R के बारे में पता लगाएंगे कि R क्या है। अच्छा, हम यहाँ से और फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लो हमको I का मान निकालना है, करंट, तो क्या होगा, V बाई R हो जाएगा, और R का मान निकालना है तो V बाई I, V बाई। तो इस तरीके से हम लोग इनके बीच में फॉर्मूला भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। 3 तो क्वांटिटी गिवन है, 3 है ना, तो कोई 2 दिया रहेगा, एक निकाल देंगे अपने मन से। ये हो गया ओम्स का नियम। अब इसी ओम्स के नियम के द्वारा इसका क्या मतलब है, प्रतिरोध क्या है, ये कैसे बनता है, इसका मतलब क्या है समझेंगे। देखो, अगर हम ओम्स के नियम के हिसाब से प्रतिरोध को डिफाइन करें तो क्या मिल रहा है, प्रतिरोध क्या है, ऊपर में क्या है, विभवांतर, नीचे में क्या है, धारा। मतलब स्थिर तापक्रम पर, स्थिर तापक्रम पर विभवांतर और धारा क्या अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अरे ये क्या है, प्रतिरोध है ना, ये तो बटे में है ना, तो बटे में अनुपात कहते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मान हमको नहीं आता तो कैसे डिफाइन करेंगे, यही तो बोलेंगे, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। एकदम सही है, कोई गलती नहीं है, एक कोई गलती काट नहीं सकता है। ऐसा नहीं आपको, ये एक प्रतिरोध है ना, और ये क्या है, विभवांतर है, और ये क्या है, धारा है। तो विभवांतर और धारा के अनुपात तो क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एकदम बढ़िया। आया समझ में ये? अब हम लोग बात करें जो प्रतिरोध है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसका इकाई क्या होता है। तो पहले अब यहां से हम प्रतिरोध का मान निकालेंगे। प्रतिरोध का इकाई क्या है, यहां लिखेंगे रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, लिखते हैं यहां पर लोग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, V बटा में I। R का मतलब क्या है, V बटा में, बार बार लिखने का मतलब क्या है आपको याद हो जाएगा, वरना एक ही बार लिख के बार बार उसको हम क्या मतलब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको याद हो जाए बार बार। तो V को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं ना, इसका क्या है, वोल्ट इकाई है, और I का क्या है, एम्पियर है। A लिखा, वोल्ट को V लिखते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, तो V एम्पियर मतलब वोल्ट पर एम्पियर। अब वोल्ट पर एम्पियर को प्यार से ओम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम। क्या कहते हैं जी, ओम, ओम कहते हैं। ओम कहाँ कहते हैं, एक भाई साहब थे उनके नाम पर दे दिया है, सम्मान में इज्जत के लिए दे दिया है, ठीक है। इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है हेडफोन, हेडफोन ऐसे करके, ऐसा करके ऐसे घुमा के ऐसे कर देना, ये सिंबल है किस चीज का, ओम का। क्या सिंबल है ये, याद रहेगा, ये ओम का सिंबल है, ये ओम ऐसा लिखते हैं। ओम का मतलब क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, बुझाया ये। ओम नहीं भी लिखे चलेगा, बस वो सिंबल दिखाएं। हाँ, आप कोई भी लिख लो, चाहे ओम लिखो चाहे सिंबल ड्रॉ करो, कोई एक कर लो, कोई भी एक कर लो। आज समझ में ये, सबसे पहले कॉपी करो फिर आगे समझाते हैं। इस हिसाब से हमको क्या मिला कि V बराबर आई आर, आई का मान V बट्टा में आर, आर का मान V बट्टा में आई। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है R, V बटा में I, V का मतलब होता है वोल्ट, I का मतलब होता है एम्पियर। वोल्ट बाय एम्पियर को प्यार से ओम कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओम। अगर कोई पूछे आपसे कि भैया एक ओम का क्या मतलब है, तो क्या बोलोगे, देखो सिखाया था आपको ना, एक ओम इसका क्या तात्पर्य है, तो क्या बोलोगे आप, कुछ नहीं बोलना होगा, पता है मेरे को R का मान कितना होता है, V बटा में I, यही तो पढ़ा है। अगर हम क्या बोलते थे, अगर हम V को मान लेते कि हम 1 वोल्ट देंगे, कितना देंगे, अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट है और करंट कितना जा रहा है, I का मान भी अगर 1 एम्पियर आ गया तो R का मान कितना आएगा, R बराबर 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर, 1/1 तो 1 ही होता है। अब वोल्ट बाय एम्पियर को ओम कहते हैं। R का मान 1 ओम कब आया, R का मान 1 ओम तब आया जब आप किसी सिरे, आपके किसी वायर के सिरे से 1 वोल्ट का पोटेंशियल 1 एम्पियर करंट बना रहा था। जब किसी चालक से 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिए, विभवांतर दिए, और धारा कितनी उत्पन्न हो गई, 1 एम्पियर, तो हम क्या बोलेंगे, 1 ओम भी हो गया। रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। अगर मान लो कहीं 5 बोला है तो वोल्टेज 5 करना है, एम्पियर वही रहेगा, आंसर आएगा 5 ओम। आया समझ में ये? चलिए अब हम समझते हैं कि ओम्स के नियम से आप क्या क्या सीखे। तो पहले इसको मिटाते हैं बढ़िया सा, हमारे कुछ काम करने अभी है, बहुत पढ़ लिए, मेरे काम पर था ना सर, ठीक है बढ़िया कर लेना। भेजिएगा सर। V बराबर आई आर, ये ओम्स का नियम कहता था। यहां से हम I का मान कैसे निकाल सकते हैं, I बराबर V बटा में R हो गया, और R का मान कैसे निकालते थे, V बाई I। हम इसमें ना बात समझाते, देखिए आपको ना बोलेगा कि जो I है वो R से कैसे संबंधित है, चाहे जो R है वो V से संबंधित कैसे है, ये आप सवाल पूछेगा कि V और R में क्या संबंध है, V और I में क्या संबंध है। आप एक बात ध्यान देखो, इस फॉर्मूला के अंदर, इस वाले के अंदर I जो है ना, अगर R कांस्टेंट है, क्या R कांस्टेंट है, तो ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये सीधा संबंध होगा ना, सीधा होगा ये, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है R के साथ। देखो R और I में क्या संबंध है, उल्टा है भाई, कैसा ये उल्टा है। अगर तुम V को क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो, स्थिर मान लो, तो I कैसा है, R का उल्टा है, R का उल्टा है। इसका मतलब यहाँ I लिखो और यहाँ लिखो R। तो तुमने मैं एक डेमो दिखाता था, उतना कुछ भी करना है। यहाँ लिखो I, तो यहाँ मान लेते हैं कांस्टेंट हटा दिया, तो सिंपली 1/R लिख लो। चलो बताओ 1/R लिखा, हम कांस्टेंट K का मान 1 मान लेते हैं। अगर किसी बस मेरा मन में आए, ठीक है, हम R का मान यहाँ लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे, I का मान कितना आएगा, 1/1 1 ही आएगा, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पर R का मान लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे,
अब बता आई का मान कितना आएगा? 0.5 1 बटा में 2 मतलब 0.5 आया भाई। अगर मेरा मन करे ना मेरा मन नहीं भरा, हम आर का मान लिखेंगे 4। आई का मान कितना आएगा? 1 बटा में 4 आएगा। ये होता है 0.25, ये होता है ना। तो आप कुछ दिख रहा है कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं करंट कम हो रहा है भाई, ना बुझाइए। जब रेजिस्टेंस 1 ओम था करंट भी 1 था, 1 पे 1 था। जब हम I का मान 1 कब? जब R का मान 1। लेकिन जैसे अब R का मान 2 कर दिए हैं, करंट कितना हो गया? आधा। 1/2 मतलब 1/2 मतलब क्या? 5 हो गया, आधा हो गया। जैसे आप रेजिस्टेंस को 4 गुना किए हैं, करंट 1/4 4 टाइम्स कम हो गया। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप प्रतिरोध को बढ़ाएंगे करंट क्या होगा? कम होगा। तो ज्यादा प्रतिरोध तो करंट बहुत ही कम आएगा। क्या बहुत ही कम आएगा। अब बताओ, आप जो घर में वायरिंग कराओगे, आप कैसा वायर लगाओगे? कैसा वायर लगाओगे? जिसका प्रतिरोध ज्यादा या कम है? जिसका प्रतिरोध कम है, तब ना करंट बेसी जाएगा पगली। अगर लगा दोगे बेसी वाला तो तारे जल के गर्मी हो जाएगा। तो अब तुम सोचो कि आपके रियल लाइफ में ऐसा कुछ है जहां पर प्रतिरोध ज्यादा है? आप रोज घर में यूज करते हो इस्त्री, अरे वो इस्त्री नहीं, आयरन वाला इस्त्री, हाँ सर, आई नो। है ना? आयरन मतलब नाइक्रोम वायर का बना होता है, उसका प्रतिरोध बहुत हाई होता है, उससे करंट नहीं पास करता है, बहुत गर्म होता है, बहुत ही गर्म होता है। और उसे आप हीटिंग कर सकते हो। गीजर, हीटर वगैरह इसमें तो काम करते हैं, जिसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही हाई रहता है। बुझाया? तो वहां कंसेप्ट क्या, हमने ऐसे क्या सीखा? हमने ओम्स के नियम से ये सीखा कि करंट और प्रतिरोध दोनों कैसा है? विलोमानुपाती है। अगर R का मान बढ़ाओगे तो I का मान अपने आप कम हो जाएगा, और R कम तो I का मान अपने आप बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे करंट अच्छे से फ्लो करवाना है तो हम क्या ट्राई करेंगे? हम ट्राई करेंगे कि R का मान कम रहे, क्या रहे? कम रहे, तब ना I का मान बेसी रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब लिखिए कि जो प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध कैसे, ओह मिस हो गया, लिखने नहीं। ठीक है लिखना देख लेना। सवाल ये है कि जो आप लिखे ना प्रतिरोध, ये कुछ कुछ बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, आर जो है ना डिपेंड्स ऑन, पहले बात सुनने पर समझ लीजिए। आर डिपेंड्स ऑन, आर मतलब प्रतिरोध, ये किन किन बातों पर डिपेंड कर सकता है? देखिए, पहला जो हम बात बोलना चाहते हैं वो डिपेंड करता है तापमान पर, तापमान पर डिपेंड करता है ये। दूसरा कॉन्सेप्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऊंचाई की लंबाई, लेंथ लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। वायर मतलब कंडक्टर जो आप लिए हैं वो। ये तीन हम लोग बात पर डिस्कस करेंगे आज, और मेरा मेन मोटिव किस पर रहेगा? 2 और 3 पर। तापमान आपको समझा देते हैं, तापमान आपको समझा देते हैं। चल क्या भाई? ठीक है, देखिए तो ये तापमान पर कैसे डिपेंड करता है? आप एक बात समझिए, मान लीजिए यहां पे एक चालक है, क्या ये? अब चालक के अणु होंगे जहां तहां बिखरे पड़े होंगे बेचारा। अब चालक जो वो कैसा होता है? चालक होता है बहुत ही सख्त, मेटल का होता है ना, मेटल होता है। तो मेटल्स के जो अणु होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली, तो ये मूव नहीं करता कहीं पर, नहीं ना, कहां मूव करेंगे? टाइटली पैक है ना, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई रहता है, तो ये मूव तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहां पर आप तापमान बढ़ाओगे, इनको अगर हीट करेंगे, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे, तापमान दे रहे हो, तब क्या होगा? जब ये इसके जो मॉलिक्यूल्स है जब हीट लेंगे ना तो वो हो जाएंगे गर्म, मतलब इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे 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 करेंगे ये लोग, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं मीन वाइब्रेशन। मीन, ये अपने जगह पर ऊपर से कूदने लगेगा, कूदने लगेगा, कूदने लगेगा। देखना कैसे कूदता है। देखे हैं सर।
अब पानी गर्म करिए, पानी कैसे खोलता है? खोलता है ना, अपने प्लेस पे ऐसे खोलता रहता है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे खोलेगा? तो जो ऐसे करंट जा रहा है वो जा पाएगा? टकरा कर रुक जाएगा, करंट नहीं जा पाएगा। अगर करंट यहां से नहीं जा पा रहा है, मान लो यहां से हम 100 करंट दिए हैं, कितना दिया है? 100, और टकरा गिर पड़ के 50 को निकला है, तो आधा कहां चला गया? आधा ले लिया, तो आधा करंट मिला मेरे को। इसका मतलब क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस ज्यादा है तब ना करंट कम मिला भाई, बुझाया? तो तापमान बढ़ने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या होता है? यहाँ लिखिएगा, तापमान अगर हम बढ़ा देंगे तो आर का मान क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। अगर आर का मान बढ़ गया तो आई का मान क्या होगा? घट जाएगा। याद रहेगा? अगर आप तापमान बढ़ाओ तो जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने जगह पर कूदेंगे, कूदने से करंट पास नहीं हो पाएगा। अगर करंट पास नहीं हो पाएगा मतलब क्या होता है? प्रतिरोध बीच में आ गया, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो वही तो बात हुआ। आप तापमान बढ़ाएं, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो गया। करंट नहीं मिलेगा आपको, करंट आपको नहीं मिलेगा। अब बात ध्यान रखिए, चालक की लंबाई पर इसका क्या फंड है भाई? चालक की लंबाई पर क्या फंड है? देखिए, अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ा देंगे, मान लो एक आदमी है जो 1 मीटर का तार यूज करता है अपने घर में बल्ब जलाने के लिए, और दूसरा आदमी है उसमें 50 मीटर तार जोड़ दिया है, और उसके घर में बल्ब जलाना है, तब क्या होगा? उस 50 मीटर के तार में जब करंट फ्लो करेगा ना तो ज्यादा टाइम लेगा, तो हीट इफेक्ट भी ज्यादा होगा, हीटिंग ज्यादा होगा, हीटिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमने क्या बोला? जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के साथ कैसा है? सीधा समानुपात में, सीधा समानुपात में। पढ़ाते हैं तो आर समानुपाती है, कैसे? लेंथ से। अब तुम्हें जूम करो ना, आप ऐसे मान लो 2 को पानी का पाइप है, वो छोटा है वो बड़ा है, तो भाई किसमें से पाइप पानी बेसी निकलेगा, मतलब जल्दी निकलेगा? छोटा वाला में से। तो छोटा वायर पानी बेसी। अब पानी को करंट मान लो, पानी को करंट मान लो, पानी को क्या मान लो? करंट। अब बताओ, छोटा पाइप है, पानी बेसी निकलेगा, मतलब पानी जल्दी निकलेगा, तो करंट बेसी है ना। अब बड़ा पाइप है तो निकलेगा, लेकिन देर से निकलेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर वायर छोटा है उसमें रेजिस्टेंस कम है तो कम पानी बेसी तो बेसी पानी। ऐसे मान लीजिए इसको आर प्रोपोर्शनल एल मान लीजिए। दूसरा है एरिया वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एरिया वाला। एरिया जो होता है ना ये इसका उल्टा होता है। कैसे? दिखाते हैं। ये थोड़ा सा बहुत सिंपल है। एक ऐसा पाइप मानिए, एगो पतला पाइप मानिए, और एगो इसी साइज का, साइज वही रहेगा, ठीक है? साइज वही रहेगा। एक मोटा पाइप मानिए, साइज दोनों का सेम है, लेंथ सेम है, बस एरिया अलग अलग है। इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बहुत ही बड़ा है। अब यहां से जो पानी जाएगा बेसी पानी जाएगा, पानी बेसी जाने का मतलब क्या है? उसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, उल्टा हुआ। अगर पानी बेसी जा रहा है, पानी बेसी, हम पानी को क्या बोले? करंट बोले। क्या बोले हम? करंट बोले। करंट बेसी जा रहा है मतलब यहाँ आर का मान क्या है? आर का मान कम है। तो एरिया ज्यादा है, एरिया क्या है? जब एरिया ज्यादा है तो आर का मान क्या हो रहा है? कम। इसको मैथ में क्या बोलते हैं? उल्टा उल्टा बोलते हैं, इनवर्सली है। क्या बोलते हैं? इनवर्सली है। इसलिए लिखे है आर का मान एरिया से कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। तो जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाते हैं तो एक नया नियम बन गया। देखिए मिला दीजिए, मैथ के अनुसार एल हो गया और छोटा वाई ए हो गया, हो गया ये। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको लात मारेंगे, ये हमारा काम करेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे? कोई भी एक कांस्टेंट लाएंगे, यानी कि आर बराबर, यहां जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे उसको बोलते हैं रो। रो नहीं, रो, एच-आर-ओ। रो मतलब देखिए एल बाई ए हो गया, इस रो का नाम है, इस रो का भैया नाम है। इस रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विशिष्ट प्रतिरोध। और इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस कहते हैं। बुझाया इसको? विशिष्ट, अच्छा इसके कौन नाम है? रेजिस्टिविटी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेजिस्टिविटी। ठीक है, हम इसको भी डील करेंगे ये क्या है, किस पर डिपेंड करता नहीं करता। फिलहाल के लिए आप क्या समझे, आर किस पर डिपेंड करता है? तापमान पर करता है। जैसे ही तापमान बढ़ाओगे आर का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो करंट क्या होगा? अपने आप कम हो जाएगा। जैसे हम चालक का लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो कम करंट आएगा। आर पर उसने हेल कर दिया। जैसे ही हम चालक को मोटा कर दोगे, लंबाई सेम करना है, चालक को मोटा कर दिया पतला कर दिया, तो मोटा में से करंट में से जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या है उसका? कम है। क्या रेजिस्टेंस क्या है? पतला वाला रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में? जब इनको मिलाएं, आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, इसको हटाने के लिए हम एक कोई भी कांस्टेंट यूज कर लिए। यहाँ जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक नाम है, उसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? आर बराबर रो एल बाई ए। इस पर आपको एग्जाम में सवाल करने को भी आता है, रो बराबर एल बाई ए आता है। अब सवाल ये कि सर जी इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ये कौन सी बला है? लाइन है बीच में, इसको हम ये कौन सी बला है, ये कैसे डिपेंड करेगा, इसका यूनिट क्या होगा? देखिए, तो एक काम करते हैं, हम यहां से रो का मान निकालते हैं। तो रो का मान कितना आएगा? रो आएगा आर मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाई एल। आया ये? अगर मुझे यहां से रो का इकाई निकालना, क्या निकालना है? इकाई। यहां लिखेंगे यूनिट ऑफ रो, तब क्या होगा? इकाई कैसे निकालते? आर आर क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, नीचे लेंथ है ना, तो लेंथ का मीटर, कट खत्म हो गया, तो क्या बचेगा? ओम मीटर। ओम मीटर क्या हो गया? इकाई किस चीज का? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, रो का। रो का इकाई क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर है। ये तो आप समझ आराम से लिख देंगे। सवाल इसमें मजा नहीं है, मजा इसमें है भाई इस रो किस पर डिपेंड करता है? रो किस पर डिपेंड करता है? आप बोलोगे सर आप तो सिखाए थे ना यहाँ पर कि अगर F बराबर m इंटू ए है तो F किस पर डिपेंड करता है? मास पर और एक्सेलरेशन पर। ये बात यहाँ लागू होता है, यहाँ लागू नहीं होता है। जानते कहाँ है? जो रो है ना, एक कांस्टेंट टाइप का क्वांटिटी है। ये हर एक कंडक्टर का अपना अलग अलग होता है, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। लोहा टीना चूना उना जो भी लकड़ी उकड़ी है सबका अलग अलग वैल्यू होता है। इसीलिए किस पर डिपेंड करेगा? ये आर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? अरे हर एक मेटल का आर तो अलग होता है ना, सबका अपना अलग अलग एरिया है, सबका अलग अलग आर का मान है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जो मटेरियल यूज किया हो ना, उसका नेचर क्या, वो मटेरियल कैसा है, अच्छा क्वालिटी का है, खराब क्वालिटी का है, उस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। और सेकंड डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर करता है? तो कभी अगर सवाल एग्जाम में आए कि रो का मान किस पर डिपेंड करता है, तो ये सब नहीं बोलना है। क्या बोलना है? रो का मान डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, मान लो कोई आयरन यूज कर रहा है, चाहे कोई कॉपर यूज कर रहा है, कोई सिल्वर कर रहा है, तो सिल्वर का रो का मान अलग होता है, गोल्ड का अलग होता है, प्लेटिनम का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल। और सेकंड डिपेंड करता है तापमान पर। लेकिन तापमान पे जब डिपेंड करता है ना, तो हमारे पास तीन तरह के लोग होते हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड मतलब सेमीकंडक्टर। तो तीनों के लिए अपना अलग अलग वैल्यू दिखाता है। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब कि कैसे डिपेंड करता है, एक्चुअल तापमान में कैसे डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है। अगर मेटल है तो क्या होगा, इफ इट इज सेमीकंडक्टर तब क्या होगा, एंड इफ इट इज एलॉय, एलॉय मतलब दो मेटल को मिला करके तब क्या बनाएगा। ये इस पर डिपेंड देखेंगे अच्छे से कैसे करता है। आपके बुक में शायद नहीं है ये बात, ठीक है, फिर भी हम पढ़ेंगे कि कैसे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए वो क्या याद करना है कि किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, धातु की प्रकृति क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो साफ लो।
से चुका, हमने कर दिखाया।